आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में एक तरफ जहां कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बाद बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्दा साफ होगा। जो ईडी इनकम टैक्स सीबीआई जयपुर में बैठे हुए पिछले 1.5 महीने और अपना काम कर रहे हैं। राजस्थान में षड्यंत्र शुरू हो गया। आप मुझे इसको मजाक समझेंगे तो मैं पॉलिटिकल रंग दे रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल रंग नहीं। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने अशोक गहलोत जी से पूछा, उनको कहा था राजस्थान में बीजेपी ने षड्यंत्र चालू कर दिया है। अमित शाह से मीटिंगें हुई, धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव हो गए, लोग चले गए थे। इसलिए आप ये मानकर चलिए आज भी बीजेपी एक्टिव है। राजस्थान को तो टारगेट कर रखा है। अमित शाह जी ने क्या कहा था, हम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो जोधपुर में जाके, धमकी दे रहे लगातार। यहाँ सबके सामने वो बोल कर गए कुर्सी खाली तब होती है अमित शाह जी जब वोटिंग हो जाती है। ये वीरों की धरती है। हम बीजेपी की धमकियों से डरते नहीं है। अपनी बात ईमानदारी से अपने नेतृत्व के सामने उठाते हैं। हमारे नेतृत्व के सामने अपनी बात हम इसलिए उठाते हैं, नेता हमारे हैं, उनके लिए एक एक कार्यकर्ता सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मुझे भरोसा है वो सब मिलकर। और बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव हो रहा है, पूरे देश जानता है, सब लोग जान रहे हैं कांग्रेस चुनाव हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हो गए, पता ही नहीं चला किसी को। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? 2 जने बना दिए, हो गया दूसरे कार्यकाल। न मीटिंग, न मतदान, न चुनाव की तिथि, और अध्यक्ष दोबारा। वहां कहां आंतरिक लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी पता है उसके अध्यक्ष दोबारा बन गया, किसी पता चला है? मीडिया में चर्चा हुई नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? पूछे आप किसी सवाल, पूछे वाला भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ राष्ट्रीय नेता इस तरह के सब नेता हैं, उसे पूछा जाना चाहिए कैसे चुनाव हो गया अध्यक्ष का, किसी को पता भी न चले। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान का 1 दिन का दौरा किया। पीएम मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। पीएम मोदी के शिंजो आबे से व्यक्तिगत भी अच्छे रिश्ते थे। पीएम के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। आबे के अंतिम संस्कार की मुख्य बातें। 4000 लोगों ने दी शिंजो आबे को विदाई। जापान ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अंतिम विदाई दी। जुलाई में एक रैली के दौरान गोली मारकर आबे की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को जापान में शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया, जिसने देश को 2 वर्गों में बांट दिया है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में कई वैश्विक नेताओं समेत करीब 4000 लोग शामिल हुए। ये कार्यक्रम स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ, जिसमें जापानी बलों ने शिंजो आबे के सम्मान में 19 गोलियां दागी। 700 विदेशी गणमान्य लोग जापान में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज सहित लगभग 700 विदेशी गणमान्य शख्सियतें आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। आबे को याद कर रहा है भारत। पीएम मोदी ने भी शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को आज याद कर रहा है। उन्होंने जापानी पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। वहीं किशिदा के साथ अपने द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध। आबे की पत्नी अकी आबे उनकी अस्थियों को टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन हॉल लेकर आई हैं।
हॉल में कुछ ही दूरी पर एक पार्क में हजारों जापानी आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से इकट्ठे हुए। लेकिन राजकीय अंतिम संस्कार के खिलाफ टोक्यो में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शनकारी आबे की विभाजनकारी नीतियों और समारोह के आयोजन में करीब 94 करोड़ रुपए खर्च करने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। आबे और यूनिफिकेशन चर्च के बीच संबंधों की खबरों को लेकर भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आबे के हत्यारे तेत्सुया यामागामी ने चर्च पर उसके परिवार को आर्थिक रूप से बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। पूछताछ में हत्यारे ने बताया कि 8 जुलाई को उसने शिंजो आबे को गोली इसलिए मारी थी क्योंकि वो चर्च के समर्थक थे। किशिदा ने किया अंतिम संस्कार कार्यक्रम का बचाव। आलोचनाओं के बीच किशिदा ने आवश्यक करार देते हुए राजकीय अंतिम संस्कार कार्यक्रम का बचाव किया। इसके लिए उन्होंने शिंजो आबे की उपलब्धियों और 260 से अधिक देशों और क्षेत्रों से आए करीब 1700 शोक संदेशों का हवाला दिया। आबे के अंतिम संस्कार की मुख्य बातें। 4000 लोगों ने दी शिंजो आबे को विदाई। जापान ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अंतिम विदाई दी। जुलाई में एक रैली के दौरान गोली मारकर आबे की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को जापान में शिंजो आबे को श्रद्धांजलि देने के लिए राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन किया गया, जिसने देश को 2 वर्गों में बांट दिया है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर से भारत में 5G सेवा उपलब्ध हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को 5G सर्विस लॉन्च करेंगे। इससे पहले सरकार को 71% स्पेक्ट्रम के लिए रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। नीलामी की दौड़ में 4 कंपनियां शामिल रहीं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो सबसे बड़ी खरीदार बनी। कंपनी ने 88,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्पेक्ट्रम खरीदे हैं। दूसरे नंबर पर हैं सुनील मित्तल की एयरटेल कंपनी, जिसने 43,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। वोडाफोन ने 18,799 करोड़ रुपए लगाए हैं। गौतम अडानी की अडानी डेटा नेटवर्क ने 212 करोड़ रुपए खर्चे हैं। हालांकि कंपनी ने साफ किया कि वो इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल औद्योगिक इस्तेमाल के लिए करेगी, कंज्यूमर्स के लिए नहीं करेगी। आपको बता दें कि भारत में दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से लोगों को 4G इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवा रही हैं, जिससे लोगों को वाईफाई के अलावा मोबाइल नेटवर्क से भी तेज गति से इंटरनेट स्पीड मिल रही है। लेकिन 5G सेवाओं के शुरू होने से भारत के इंटरनेट क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5G कनेक्टिविटी लोगों के संवाद के तरीके को बदल देगी। अगली पीढ़ी की ये तकनीक तेज स्पीड और कम समय से इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी। वहीं इससे पहले सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड पर ही ऐसी स्पीड मिलती थी, जो अन्य दूसरे उपकरणों को भी तेज स्पीड से कनेक्टिविटी मुहैया कराती थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़।